हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं आज क्लास 12th फिज़िक्स का जो रिवीजन चल रहा था, जो न्यूमेरिकल का रिवीजन चल रहा था, जिसमें हमने कहा था 1 से 14 तक की यूनिट जो है आपके एनसीईआरटी में, उसके न्यूमेरिकल आपको हम कराएंगे। मतलब एनसीईआरटी में इतनी यूनिट है, इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, फुल एनसीईआरटी के नहीं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल मुझे लग रहे हैं मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो आपको हम कराएंगे। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पार्ट 6 हो चुका है, इसके 6 पार्ट हो चुके हैं, ठीक, जिसमें टोटल 44 न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं। ठीक, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से। फिर से मैं यही कहूँगा, क्वेश्चन लग जाएगा, आप पहले सॉल्व करिएगा। आप सॉल्व हो जाए तो वीडियो मत देखिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, बस एक काम इतना ज़रूर कर दिएगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा चैनल को। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा, आप भी बेहतर जानते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे ख्याल से कर दिया होगा इतनी देर में, आपने नहीं किया होगा तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक ही चाहिए आपका, और क्या चाहिए। एक सब्सक्राइब, एक लाइक, ये तो कर सकते हैं ना आप। आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कर दीजिए मेरे लिए। चलिए, तो 45 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए क्या लग गया होगा आपको। कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। इनका मान कितना दे रखा है? 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। प्रति सेकंड भी कह रहा है, तो समय का मान कितना दे रखा है? 1 सेकंड दे रखा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है वृत्ति पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई का मान दे रखा है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब किसी भी बिंदु पर, यानी कि इससे कितने चक्कर लगा रहा है प्रति सेकंड? 6 × 10⁻15। तो जितनी बार इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन के बहने से धारा उत्पन्न होती है, तो कितनी धारा बहनी होगी, ये तो कह रहा है वृत्ति पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T, लेकिन Q से काम चलेगा नहीं, लेकिन Q बराबर N ही होता है अपॉन T। बस अब निकल जाएगा। I बराबर N का मान कितना है भाई? 6 × 10⁻15, ई का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, नीचे टी का मान 1 है। इसमें कोई समस्या है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा हाँ, 1 सेकेंड है, ठीक है। तो अगर हम देखें 1696 होता है, तो 9.6 10⁻⁻19 प्लस का 15 माइनस का 4 हो गया 4 एम्पियर। अब मिली एम्पियर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आंसर माइक्रो इतना ही आ रहा है, तो यही ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 45। आसान क्वेश्चन था, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा समान लंबाई के 2 तांबे के तारों के व्यासों का अनुपात 2:1 है, इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। ठीक, एक बात बताइए, कह रहा लंबाई जो है वो समान है, पर व्यास 2:1 है। मतलब एक लंबाई भले समान हो, लेकिन एक थोड़ा मोटा तार है, ये से कह रहा है। फिर कह रहा है व्यासों का अनुपात, मतलब मान लीजिए इसके व्यास मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर ले, तो ये वृत्तों से, बहुत से वृत्त से मिलके बना होगा ना, ऐसे ऐसे करके बना होगा। तो एक की त्रिज्या यानी तो r होगी, और पूरा व्यास हो जाएगा। तो इसका व्यास जो है d दे रखा है d1 2 और d2, मतलब इनका अनुपात दे रखा है d1:d2 = 2:1, ये दे रखा है ना। ठीक है, मतलब अगर ये अनुपात के हिसाब से देखें, अगर ये 20 है तो ये 10 है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, कह रहा है कि प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, मतलब R1 निकालें, R2 निकालें, इनका अनुपात देख लें कितना है। भाई आंसर हमसे पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, समान लंबाई के 2 तांबे के तार, मतलब लंबाई समान है। अगर ये L है तो ये भी L है, और ये तांबा, ये भी तांबा है ना दोनों। ऐसा तो नहीं है एक लोहा एक तांबा है। तो इनकी प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, दोनों का क्या होगा? रो होगा। यहीं से हमारा आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए जो दे रखा है d1:d2 कितना दे रखा है? 2:1। आप जानते हैं, तो R1:R2 कितना हो जाएगा? देखिए d बराबर होता है R/2, गलत कर गए। d बराबर होता है 2R, होता है ना। तो R बराबर क्या होता है? d/2। अब अगर हम R1/R2 करेंगे तो ये d1/2 और d2/2 हो जाएगा। 2 से 2 वैसे भी कट जाएगा, तो जो दे रखा है वही R1/R2 भी होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? यही तो होगा ना। इतना तो आप जानते ही हैं, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। सब बचपन की कहानी है, सब बेटर जानते हैं आप लोग, इतना समझाना इसमें कुछ है नहीं।
समझाना क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है R1 अपॉन, तुलना करने का मतलब यही ज्ञात करना है हमको, समस्या। अब एक बात बताइए, आपने जब पढ़ा होगा प्रतिरोध की निर्भरता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ी होगी, तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, देखा नहीं देखा? तो अगर हम पहले तार की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं पहले तार के लिए, पहले तार के लिए R1 बराबर रो इंटू L1 अपॉन A1। सही किया कि गलत किया? सर गलत किया, हम इसको L ही मानेंगे क्योंकि समान लंबाई दे रखा है ना। या मानना चाहें तो आप ऐसे मान सकते हैं कि L1 बराबर L2 बराबर L, ऐसा दे रखा है हमको समान लंबाई, ये भी आ जाएगा, चलिए L1 मान लेते हैं। ये नहीं चेंज कर सकते, ये दोनों तांबे के हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे तार के लिए, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू L2 अपॉन A2, होगा कि नहीं होगा? अब जब ये दोनों मिल गया, तो अगर हम आपसे कहें कोई क्वेश्चन फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, और यहाँ कर दीजिए R1 बटे R2 बराबर, तो इधर क्या हो जाएगा, मतलब समीकरण 1/2 कर दीजिए, तो इधर तो इतना मिलेगा, इधर कितना मिलेगा, रो इंटू L1 अपॉन A1 और रो इंटू L2 अपॉन A2। एक काम करते हैं, L1 और L2 की जगह, दोनों की जगह L कर देते हैं, जैसा हमें पहले से पता था। तो गौर से देखिए, ये खत्म, बच क्या रहा हमारे पास, R1 बटे R2 बराबर A2 अपॉन A1। समझ गया ना, A2 ऊपर गया, A1 नीचे आया, ठीक है, बेसिक सी मैथ है। अब हमें A1 A2 थोड़ी ना पता है, हमें तो R1 R2 पता है। अभी हमने बताया कि ये जो तार बना, जैसे ये तार है, तो अगर हम इस हिस्से को देखें तो ये क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका मतलब बहुत से गोलाई से मिलकर बना हो, तो एक का क्षेत्रफल जो होगा वही होगा आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही होता है ए। तो उसका मान, चूंकि गोला है वो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई मर गया, क्या बचा, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। यही तो बना, दोनों पे स्क्वायर लगाए, R2 अपॉन R1, उल्टा होगा नहीं होगा, R1 बटे R2 है ना, तो R2, इसको भाई R1 बटे R2 लिखेंगे ना, तो उल्टा होना चाहिए R2 बटे R1, तो 1/2 मिल जाएगा, मतलब 1/2 का स्क्वायर। अच्छा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो R1 बटे R2 बराबर 1/4, तो हम यहाँ कहेंगे R1 अनुपात R2 बराबर 1/4। ये आंसर मिला हमें। है आसान क्वेश्चन, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, समझ जाएंगे, यहीं पे आप समझ जाएंगे क्या आंसर है, ठीक। सर में आ गया, नोट कर लीजिएगा इसे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, 47, ठीक, हटा दें, चलिए 47 कह रहा है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में, आर का मान दे रखा है 0.7 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 0.7 10⁻⁻10 मीटर, यही तो हुआ ना, ठीक। कह रहा है कक्षा में इतने मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, v का मान दे रखा है, चाल को v लिखते हैं ना, 6.6 10 की पावर पता नहीं कितना, 10⁴ मीटर पर सेकंड गति कर रहा है, ठीक। उसके बाद की चाल से गति कर रहा है, कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात करना है, बड़ा आसान सा है, बस आपको एक बात समझनी है। एक बात बताइए, वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर लगाने में अगर हम समय माने t, है ना भाई, मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में अगर हम चक्कर माने t, तो t का मान यहाँ से हो गया 1 सेकंड, टी का मान हो गया 1 सेकंड, 1 सेकंड में चक्कर मान लीजिए लगा लिया। और वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रहा है, तो ये कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में दूरी तय करेगा परिधि इसकी 2πr, और चाल क्या है v। तो अगर हम यहाँ बात करें कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही तो होता है, दूरी बटा समय। तो v बराबर यहाँ से क्या आएगा, दूरी आ जाएगी 2πr परिधि, और समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा t। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इतनी प्रति सेकंड की चाल चक्कर लगा रहा है, तो हमें ये देखना है कि इतनी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें देखना है, ठीक। तो देखिए t बराबर क्या आ जाएगा, 2πr अपॉन में
टी, मतलब एक चक्कर में कितना समय लग रहा है। इतना मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है ना, पूरे चक्कर में कितना समय लग रहा है ये देखना है हमको। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 2, पाई का मान देखिए यहाँ 7 दिख गया, आर दिख गया, तो 22/7 रखिए, ठीक, इंटू आर का मान 0.7, 10 की पावर कितना -10, और क्या है, अच्छा ये टी इधर जाएगा तो वी नीचे आएगा ना, तो वी का मान रखना, वी का मान कितना है 6.6, 10 की पावर 4, कट, अगर पॉइंट से पॉइंट घटा दे तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 से काटेंगे, 22 3 66 हो जाएगा, तो टी का मान आ जाएगा 2/3 गुणा 10 की पावर -14, समझ रहे हैं ना, इतना सेकंड उसको लग रहा है। अब कह रहा है परिपथ में कितनी धारा है, ठीक, तो चक्कर कितने लगा रहा है, दे नहीं रखा है, कितनी धारा है, तो चलिए देखते हैं। आई बराबर क्या होता है, Q/T, यही तो होता है ना, तो आई बराबर Q की जगह तो आपका E हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे नहीं रखा है, और समय कितना लग रहा है, T हो जाएगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, E का मान रखिए, कहाँ गया, E का मान है, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे आवेश है 1.6 10 की पावर -19, और नीचे T का मान 2/3 इंटू 10 की पावर कितना है -14, तो 3 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 16 3 48, मतलब 4.8/2 इंटू 10 की पावर, 4 ऊपर जाएगा प्लस में जाएगा, 19 में 4 गया कितना बचा -15, तो आई का मान कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 इंटू 10 की पावर -15 एम्पियर, इतनी धारा होगी। ये आ रहा है आंसर में -5, कहीं पे गड़बड़ी कर दी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कहाँ पे करी। आंसर गड़बड़ आ रहा है, कहाँ पे गड़बड़ी करी, हाँ बिल्कुल कहीं पर तो कड़ी है, लेकिन कहाँ पर करी है, 1.6 10 की पावर -19, हाँ 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 ठीक 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 भाई, 4 ऊपर जाएगा प्लस में जाएगा, 19 में 4 गएंगे 5 बचेगा ना, 15 से ना बचेगा, ये आंसर आ रहा है आपका। वही हमके कहाँ गड़बड़ी करी, आंसर मैच नहीं कर रहा, अब मैच कर गया, ठीक, तो समझ गए, यानी कि पहले हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया समय, कितना समय में एक चक्कर लगा रहा है वो, ठीक, और उसके बाद एक चक्कर लगा रहा है वो, हमें धारा निकालनी, आई बराबर Q/T होता है, Q होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, E होता है, E रख दिया यहाँ पे, ठीक, उसके बाद क्या हो गया, E का मान रखा, T का मान रखा, आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, देखा है क्वेश्चन नंबर 48, देखिए कह रहा है एक 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, E का मान E का मान पहले दे रखा है 1.5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 0.1 वोल्ट, 0.1 ओम, कैपिटल आर का मान कितना देखिए दे रखा है, कह रहा है सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, ठीक है, समझ लीजिए ये कुछ ऐसा दे रखा है, अब बाह्य प्रतिरोध ये लगा दिया, कह रहा है जब बाह्य प्रतिरोध से जोड़ लिया तब सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, ठीक है, ये हमको यहाँ पर निकालना है, मान लीजिए ए बी लिख दें तो ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा ये पूछ रहा है, क्योंकि कुछ ड्रॉप तो इसमें भी होगा। अब देखिए V का मान हमसे पूछ रहा है, अच्छा V बराबर फॉर्मूला होता है I/R, भाई जो यही तो होगा, V बराबर I/R, यहाँ से ये R रखेंगे, जो धारा इसमें जा रही होगी धारा रखेंगे, और विभवांतर इनके सिरों का मिल जाएगा, वही तो यहाँ पर होगा विभवांतर जो इन पे धारा भेज रहा होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले आप देखना, हमने I और R लिखा था, कैपिटल R तो यहाँ ये दे रखा है, I निकालना पड़ेगा, तो I के लिए एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, बड़ा आसान सा सूत्र है, I बराबर E/ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना। अब यहाँ रखिए मान 1.5, नीचे 2.9 प्लस 0.1, तो I बराबर हो गया 1.5 बटे 3.0, पॉइंट से पॉइंट मर गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना आया 1/2, तो I का मान कितना आ गया 0.5 एम्पियर आ गया, धारा मिल गई। V निकालना, चूँकि V बराबर क्या होता है I/R, रखिए 0.5 इंटू R का मान 2.9 है, पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, नीचे कितने 0 बढ़ाई 2 बढ़ा दिए, 5 से गुणा कर लीजिए, 5 9 45 का 5 हासिल लगा कितना 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14/100, तो 14/100 का मतलब 1.45 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया, समझ गए होंगे आप लोग, बड़ा आसान सा सवाल था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48।
नोट कर लीजिएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। तो V का मान जब 60 वोल्ट है तो I1 का मान कितना है? नहीं, 50 वोल्ट पे 2 एम्पियर, मतलब V का मान जब 50 है तो I का मान है 2 मिली एम्पियर, यानी कि 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर, है ना, एम्पियर। और जब V2 का मान यानी कि दोबारा जब वोल्ट 60 हो गया तब I2 का मान कितना हो गया? कह रहा 3 मिली एम्पियर हो गया। 3 मिली का मतलब 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर, ये हो गया। ठीक, कह रहा है चालक ओमी है या अनओमी है, इसे गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक बात याद रखिएगा, डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी प्रतिरोध या ओमी परिपथ कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमी प्रतिरोध या अनोमी परिपथ कहलाते हैं। लेकिन अब इसमें गणना द्वारा बताना है तो हमें एक ऐसी डेफिनेशन बतानी होगी जिससे हम ओम के नियम को सिद्ध करें इसके हिसाब से। तो आपने पढ़ा है ओम का नियम क्या होता है? V/I = R। मतलब कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, धारा को नोट करो, वोल्टेज को नोट करो, इनका अनुपात देखोगे वो हमेशा R ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब चालक सिंगल है, इस पे पहले ये वोल्टेज लगाती है, ये धारा है, इसका अनुपात चेक कर लीजिए, यानी कि जो प्रतिरोध आएगा चालक का वो निकालते हैं R1, दोबारा में जो प्रतिरोध निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग वो निकालेंगे R2। अगर ये सेम हुआ तो चालक ओमी है, अगर ये सेम नहीं हुआ तो चालक अनोमी है। बस इतनी सी काम करना है। अब तो बड़ा आसान है, आप खुद ही करके देख सकते हैं इसको, वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिए, वरना जो नहीं करना चाहते वो तो देख लें थोड़ी देर के लिए। देखिए, अगर हम बात करें तो पहली स्थिति में चालक का प्रतिरोध समझिए बात को, R1 बराबर V1/I1। V1 का मान है 50, I1 का मान है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, तो ये होगा 25 गुणा 10 की पावर 3 ओम। ठीक, अब बात करते हैं द्वितीय स्थिति में। ठीक है, द्वितीय स्थिति में R2 बराबर क्या हो जाएगा? V2/I2। द्वितीय स्थिति में चालक का प्रतिरोध पूरा लिख दीजिएगा, 60/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, कितना हो जाएगा? 20 बार 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 25 बार गया था तो 20 आया, तो 20 गुणा 10 की पावर 3 ओम। आपने क्या देखा? आपने देखा चूंकि R1 इज नॉट इक्वल टू R2, ठीक, इसलिए चालक कैसा है? ओमी है क्या अनोमी? चालक अनओमी है। बात समझ में आ गई? ये है इसका सॉल्यूशन आसानी से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हटा दे से यहाँ से, चलिए हटाते हैं। ये क्या कह रहा? ठीक, देखिए, कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। अभी तक जो हम लोग जो है देख रहे थे, जो इससे पहले जो पार्ट आ गए हैं वो सब कौन चल रही थी? यूनिट 1 और 2 चल रही थी। ठीक है, U 1 और 2 चल रही थी। 1 मतलब वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, 2 क्या? संधारित्र तथा परावैद्युत था। ठीक है, संधारित्र एवं विभव था, तो विभव धारिता। ठीक है, दूसरी यूनिट थी, ये तीसरी यूनिट है, तो वैद्युत चालन तीसरी यूनिट जो है हमारी। ठीक है, क्या नाम है यूनिट का? बता देता हूँ आपको, हाँ सॉरी, वैद्युत धारा। ठीक है, यूनिट का नाम है वैद्युत धारा, तीसरी यूनिट। तो ये जो आज से स्टार्ट जो हमने करी वीडियो, ये कौन सी यूनिट? 3rd स्टार्ट हुई है। ठीक, तो इसे हटाते हैं यहाँ से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे थे। क्या है क्वेश्चन? कह रहा 4 ओम प्रतिरोध तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि एक तार को हमने मोड़ दिया तो ये एक वृत्त बन गया। वृत्त का केंद्र भी होगा, वृत्त की त्रिज्या भी होगी और वृत्त का व्यास भी होगा। यही तो होगा ना, पता है सभी आपको। कह रखा है कि वृत्त के व्यास के सिरों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा, व्यास यही है,
यानी कि इसको की तो व्यास का इसका सिरों के भी प्रतिरोध, मान लीजिए इसमें हम एक बैटरी लगा दें तो इसके व्यास के सिरों के भी जो बैटरी का प्रतिरोध होगा जो बैटरी विभवांतर लगाएगा वो विभवांतर यहाँ लग जाएगा। अगर ये 0 है ये V है तो ये 0 और V हो जाएगा। इसके बीच में हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। यही तो कह रहा है व्यास के सिरों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। इसके बीच प्रतिरोध निकालने के अगर हम यहाँ से धारा चलाएं I, तो यहाँ धारा बढ़ जाएगी 2 भागों में, ये हो जाएगी I1, इधर क्या चली जाएगी I2। ये इतने हिस्से, दो तार के 2 हिस्से हो गए। पहले हिस्से का प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, दूसरे का क्या होता है R2 मान लेते हैं, और टोटल R। तो R की वैल्यू कितनी थी, 4 ओम था। तो R1 और R2 दोनों की वैल्यू बराबर भागों में बटी है, तो क्या हो जाएगी 4/2, मतलब कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। अब कह रहा है इनका प्रतिरोध क्या होगा। तो एक बात बताइए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। अब दोनों किस क्रम में हैं, दोनों समांतर क्रम में ना। देखिए धारा बट रही है समांतर क्रम में, तो लिखेंगे चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध व्यास के सिरों के बीच, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध देखिए 1/R मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध को। R1 मतलब 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/2 प्लस 1/2, तो 1/RT इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/1। तो RT कितना आ गया 1 ओम आ गया। तो व्यास के सिरों के अनुदिश प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। समझिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस कुछ बातें इसमें समझनी थी। चलिए हटा दें इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बात को समझिए, ये तार होगा, बहुत ध्यान से। मान लीजिए इसकी लंबाई पहले हम L1 मान लेते हैं, ठीक, पता नहीं इधर। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी R1 हो जाएगी, ठीक। और R मान लेते हैं, सिर्फ R मान लेते हैं, यानी कि R1 थी, R1 का मतलब हो गया ये R थी त्रिज्या। प्रतिरोध क्या था इसका R1 मान लेते हैं, जो कि दे रखा है। अब इसको खींच कर इसको आधा कैसे, इसको पतला तार, यही तो तार मान ली ये पतला कर दिया तार। अब इससे फर्क क्या पड़ा, इसकी लंबाई बढ़ गई और त्रिज्या कितनी आधी हो गई। तो R2 का मान क्या हो गया R/, या एक काम करते हैं, अगर इसको हम R1 मानते हैं तो ये त्रिज्या R2 क्या हो जाएगी R1/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब जब लंबाई बदल गई तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा, प्रतिरोध R2 हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो जाएगा ना। कह रहा है नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, यही तो पूछ रहा है ना। चलिए देखिए हमें दे रख, अच्छा प्रतिरोध कह रहा है एक तार का प्रतिरोध, ये तार सेम है, सेम तार है तो विषय प्रतिरोध भी सेम है, यानी कि प्रतिरोधकता इसकी सेम रहेगी। तो हमें दे क्या रखा है, R1 का मान दे रखा है कितना ओम है 2 ओम। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन कभी ना कभी ज़्यादातर सेट्स में आ जाता है, तो कोशिश यही करिएगा इसको कायदे से समझ लीजिए। इस टाइप के सब क्वेश्चन आप लगा डालेंगे। R1 का मान 2 ओम है, और अगर हम एक काम करें, कह रहा खींचकर आधी कर दी जाती है, मतलब अगर प्रारंभिक प्रतिरोध हम R1 का मान R मान लें, इसका जो हमने R माना था हम मान लेते हैं R1 का मान R है, तो R2 कितना बता रहा है R/2, यही तो बता रहा है ना। तो समझिए R1 अगर हमने R माना तो R2 कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि इससे समझाने में आसानी होगी। लंबाई भी बदल गई है, ये मैं समझिएगा लंबाई समान है। कह रहा नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक में फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जो आपको समस्या पैदा कर देंगे, तो बेहतर यही इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक बात बताइए, मान लीजिए पहले इसका आयतन 5 था, तो बाद में भी आयतन 5 ही, आयतन थोड़ी ना बदल रहा है इसका। जैसे 1 लीटर पानी है, सपोज करिए 1 लीटर पानी को आप इसमें डाल दीजिए चाहे इसमें डाल दीजिए, रहेगा तो 1 लीटर ही, तो आयतन नहीं बदलेगा तार का। और चूंकि तार का आयतन नहीं बदलेगा इसलिए हम कह सकते हैं प्रारंभिक आयतन। अच्छा यहाँ ये करने क्यों जा रहे हैं हम, ये तो मैंने बताया ही नहीं, मैं डायरेक्ट सवाल लगाने लगा। ये बताना ज़रूरी है कि करने ऐसा क्यों जा रहे हैं। चलिए अब आप कोशिश ये करा करिए सवाल लगाते समय कि आप सोचने ये बैठिए कि हम करें क्या इसमें, आखिर हम कैसे निकाल सकते हैं प्रतिरोध को R2 को। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाला
आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ये आना चाहिए फॉर्मूला। तो प्रथम स्थिति में जब खींचा नहीं गया था तो प्रथम स्थिति में क्या हो जाएगा? अब देखिए इससे हमें दो स्थितियां मिलेंगी, R1 R2 वाली, तो R2 निकालना है। प्रथम स्थिति में देखिए R1 बराबर रो इंटू L1 अपॉन A1। अब आप सोचेंगे सर L1 अपॉन A1 रो गिनी रो 1 किया, अभी हमने बताया ना इस पदार्थ सेम है तो विषय पे तो रो नहीं बदलेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा एक और काम ये कर सकते हैं कि R दिया है, क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो अभी भी हमने इससे पहले क्वेश्चन बताया था, क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर, हो गया। बात करते हैं द्वितीय स्थिति की। द्वितीय स्थिति, ठीक है, द्वितीय स्थिति क्या हो जाएगी, R2 बराबर रो इंटू L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर, समीकरण 1 समीकरण 2। निकालना है हमको, R2 निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, अरे ये समझ के इसका मतलब तो है नहीं, हटा देते हैं यहाँ से। देखिए हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2/1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि समझ रहे हैं ना, R2 निकालना है तो इसको ऊपर कर लिया हमने। चलिए तो इधर आ जाएगा R2, नीचे आ जाएगा R1। चलिए R2 वाला ऊपर रखिए, रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा रो L2 अपॉन पाई R1 स्क्वायर। रो से रो खत्म, पाई से पाई खत्म, तो R2/R1 कितना मिला? देखिए L2 गलती हो गई, L1 है, L2/L1 मिला तो ये लिख दिया ना, गुणा R1 ऊपर जाएगा, R2 यहाँ आएगा, ऐसे ही तो होगा। तो R1 पे स्क्वायर है, R2 पे स्क्वायर, अगर हम ऐसे कर दे तो कोई समस्या नहीं। चलिए हमें अगर ये पता होता तो अभी ये आंसर आ जाता, R1 पता है, ये दोनों पता है, देखिए है ना, यही नहीं पता है, तो इसको हटा दें, या तो यहाँ से हटाएंगे कैसे? अभी हमने बताया आयतन नहीं बदलेगा, तो चूंकि प्रारंभिक आयतन किसका, तार का, बढ़िया लिखेगा बोर्ड में पूरा, बराबर अंतिम आयतन। अब एक और चीज़ और, अगर हम कहें कि ये तार है और इसका क्षेत्रफल a है, अनुप्रस्थ काट का मतलब इतने का a है, तो बाकी सब a ऐसे ऐसे गोले आएंगे ना, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हो और जितने गोले हैं उससे गुणा कर दे तो पूरे गोले का क्या मिल जाएगा, आयतन, क्योंकि क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई, और ये पूरी ऊंचाई मान लेते हैं, तो लंबाई चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा कर दे तो आयतन आ जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते हैं भाई, आयतन क्या होता है V1, बाद में क्या होता है V2, आयतन को हम क्या लिख दें AL। देखिए हो गया नहीं हो गया, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या लंबाई, तो V1 है तो A1 L1, इधर क्या हो जाएगा A2 L2। हमें चाहिए क्या, हमें L2 अपॉन L1 चाहिए, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर L2 अपॉन L1। अब एक और समस्या, क्या वो भी देख लेते हैं। A1 को लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर बराबर L2 अपॉन L1, हो जाएगा ना। देखिए पाई से पाई खत्म, L2 अपॉन L1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, L2 अपॉन L1 की जगह लिख सकते हैं, अभी कुछ नहीं लिख सकते हैं, L2 अपॉन L1 बराबर, दोनों पे स्क्वायर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, L2 अपॉन L1 की जगह लिख सकते हैं, देखिए हम लोग R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर पहले से लिखा है, एक और R1 अपॉन R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए समीकरण 3 से, आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए तो R2/R1 बराबर L2 अपॉन L1 क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, और साथ में एक और है तो इसको भी लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमें मिला क्या, R2/R1 बराबर हमें मिल गया R1, ये R1 ही है, R1/R2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया, गुणा में था। R2 का मान निकालना है, R1 का मान 2, R1 का मान R और R2 का मान R/2, इसका पावर 4, R से R खत्म, 2 ऊपर चला जाएगा, तो R2/2 बराबर 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो R2/2 बराबर 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 यानी कि R2 का मान कितना आ जाएगा, 16 दूना
32 ओम। ये हो गया आपका आंसर। बड़ा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था। ठीक, तो ये आ रहा होगा, हाँ यही आंसर आ रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन कितने हो गए? क्वेश्चन हो गए 51। ठीक, अब नेक्स्ट यानी कि ये जो पार्ट 7 है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 8। उसमें जो है हम आपको इसके आगे के सवाल बताएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 से बताएंगे। चलेगी अभी यही नोट वैद्युत धारा ही चलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी है, इसके बाद के जो सवाल अभी आएंगे वो किरचॉफ से के नियम से रिलेटेड आएंगे। अब अगर आपने किरचॉफ के नियम को नहीं समझा हो, ठीक, तो जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ी होगी, आप देखिएगा, प्लेलिस्ट डाल रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन में डाल देखिएगा, वहाँ पे किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु दोनों को मैंने कायदे समझाया है। आप वो देखिएगा ज़रूर। वो देख के जब आप वीडियो देखेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा उसमें कि आप व्हीटस्टोन सेतु और किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए? चलिए, तो हटा दें इसको। अब मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।